हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपके 10 से लेकर के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे सेम स्पेसीज को जन्म देता है। ठीक है, वो प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो प्रोसेस जिसमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे सेम स्पेसीज को जन्म देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि रिप्रोडक्शन हम लोग क्यों करते हैं, तो रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला बात है कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी कंटिन्यूटी को, या कोई भी रिप्रोडक्शन क्यों करता है कि अपने कंटिन्यूटी के स्पेसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखे, है ना। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे डोडो पक्षी जो है आप देख रहे होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो गया। कारण क्या है ना, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया। तो कोई भी स्पेसीज अपनी कंटिन्यूटी को अर्थ पे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा, सेकंड है कि ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करता है, और थर्ड क्या है कि ये इवोल्यूशन में मदद करता है। तो ये तीन एडवांटेज है हम लोग के रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन करने से हमें ये तीन फायदे होते हैं। अब बात आता है कि हम जब भी याद रखेंगे, जब भी कोई रिप्रोडक्शन होगा तो कभी भी ये कोई भी चीज 100% एग्जैक्ट कॉपी किसी का नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसमें अंतर आएगा। हो सकता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, ठीक है ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। और ये जो अंतर है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। जो डीएनए में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके कारण से क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो कभी भी रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट 100% कॉपी नहीं होगा। होगा भी तो जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा। ठीक ना, कभी भी 100% कॉपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शन इन द डीएनए फॉर्मेशन। इस कारण से अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है। पहला मेथड होता है या पहला टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? वैसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें सिंगल पेरेंट्स हो। ठीक है, वैसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें सिंगल पेरेंट्स हो और साथ ही साथ बिना इन्वॉल्वमेंट के हो गैमेट्स के या सेक्स सेल के। अगर सेक्स सेल या गैमेट्स के बिना हो और सिंगल पेरेंट्स हो तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिसमें दो पेरेंट्स हो, टू पेरेंट्स हो, और साथ ही साथ अगर सेक्स सेल या गैमेट का इस्तेमाल हो तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि ये होता है कि जो सेक्सुअल होता है इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, टू पेरेंट्स। और जो एसेक्सुअल होता है ये सिंगल पेरेंट्स वाला होता है, सिंगल पेरेंट्स। ठीक है ना, और ये विथ गैमेट्स होता है सेक्सुअल वाला, विथ गैमेट्स। गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स सेल भी बोलते हैं, उसके कारण से होता है। और ये विदाउट गैमेट होता है, इसमें किसी भी तरह का गैमेट्स का इस्तेमाल या सेक्स सेल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, देखते हैं फीचर्स क्या है, फायदा क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला फायदा है कि ये सिंगल पेरेंट्स होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा जो हमने बात किया कि विदाउट गैमेट, है ना, नो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, बिना गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के ये हो जाता है। तीसरा क्या है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है। ओके, चौथा क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मल्टीप्लाई करेगा और ग्रो करेगा बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ। और पांचवा अंतर का अगर बात करें तो ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब जेनेटिकली मतलब हो गया जो जीन्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, और मॉर्फोलॉजिकली डेट मीन्स देखने में वो भी एक जैसे होंगे, है ना। और क्या है कि ये दोनों में होता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अंतर क्या है और बेनिफिट्स क्या है कि द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बॉडी डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप मान लो, आप जैसे आप अमीबा का देखोगे तो अमीबा क्या होता है ना कि कहीं से भी वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। जबकि अगर पैरामीशियम की बात करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनली हो जाता है। ठीक है, जबकि प्लाज्मोडियम जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवाइड होता है। तो जो बॉडी डिजाइन है वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, इसके बारे में हम डिटेल से पीछे पढ़ेंगे। यहां पे जब हम लोग बात करेंगे ये बाइनरी फिजन की, तो जब आप देख रहे होगे कि ये बाइनरी फिजन में ये इरेगुलर में अमीबा हो गया, कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनली कौन होगा? लेस्मेनिया होगा। और ट्रांसवर्स कौन सा होगा? पैरामीशियम होगा। तो इस सब का बॉडी डिजाइन क्या है? एक दूसरे से अलग है। तो उस हिसाब से ये क्या कर रहा है ना, ये डिवाइड कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग मेथड की बात करें तो जनरली 6 मेथड होता है। पहला होता है फिजन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा होता है रीजनरेशन, पांचवा होता है फ्रेगमेंटेशन, और छठा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ओके, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में भी दो होता है, किसके द्वारा होता है? स्टेम्स, लीफ और रूट्स के द्वारा। अगर ये तीनों से हुआ तो उसको हम लोग नेचुरल में आता है, और आर्टिफिशियल में आपका आ गया कटिंग, ग्राफ्टिंग। ओके, थर्ड है आपका लेयरिंग, और फोर्थ है आपका टिश्यू कल्चर। ये आर्टिफिशियल में आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। इसके बारे में हम लोग पीछे बात करेंगे, एक एक करके हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे फिजन क्या होता है। जब क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया जब स्प्लिट करते हैं, टूटते हैं, ऐसे अगर हम लोग बात करें फिजन का, तो इसका मतलब ही होता है स्प्लिट करना। ठीक ना, टूटना। कहता है जब फ्यूजन उसको कहते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को स्प्लिट करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है फ्यूजन। अगर अपने बॉडी को स्प्लिट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजन। ठीक, फ्यूजन दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी वर्ड का मतलब ही होता है दो, जिसमें दो को नया बनेगा तो दैट इज बाइनरी। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा? दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक, इट इज सिंपली ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो फ्यूजन होता है एक सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जो स्मॉल सेल्स बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। जैसे आप अमीबा के बारे में पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, ये स्प्लिट होकर के क्या होता है? दो नया नया बना लेता है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? डॉटर सेल कहलाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। ये फिजन क्या हो गया? जब हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दो भाग में टूट जाता है या दो से ज्यादा भाग में टूट जाता है तो उसको हम लोग फिजन कहते हैं। ओके, जो नया वाला बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। फ्यूजन के दो टाइप होते हैं, पहला हो गया बाइनरी फ्यूजन और दूसरा हो गया मल्टीपल फ्यूजन। तो हम लोग बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन की। तो जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होता है, टूटता है और दो नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो दो जब नया बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, और बाइनरी फ्यूजन भी तीन टाइप के होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बात की। पहला होता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ये आपको अमीबा में देखने को मिलेगा, वो कहीं से भी स्प्लिट कर जाएगा। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन, जो आपको लेशमेनिया में देखने को मिलेगा, है ना, जो सीधा सीधी टूटता है। और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जो आपको पैरामेसियम में देखने को मिलेगा। हम लोग एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहला बात करते हैं अमीबा की। अमीबा, हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, मतलब जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, और जो अमीबा होता है वो किस किंगडम में आता है? ये आता है प्रोटिस्टा में। ओके, ये इसका शेप क्या होता है? इरेगुलर शेप का होता है ना। ये किसी भी टाइप का आप ऐसे कह दो, ये अमीबा हो गया। ये क्या होता है? इरेगुलर शेप में होता है। आगे बात करें तो जो अमीबा है मूव करने के लिए और अपने फूड को कैप्चर करने के लिए एक फॉल्स फॉल्स फीट का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिसुडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप देखो अमीबा है। ठीक, तो ये अमीबा सबसे पहले जब ये अमीबा में डिवीजन होगा, है ना, जब वो ब्रेक करेगा, स्प्लिट होगा, फ्यूजन होगा, तो सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को लेंथन करेगा, लंबा करेगा। और जब न्यूक्लियस को लंबा करते हैं इसको कहते हैं हम लोग माइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले वो माइटोटिक्स करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। आप जैसे यहाँ देख रहे होगे ये सिंगल न्यूक्लियस है, यहाँ सबसे पहले उसने क्या किया? दो न्यूक्लियस कर लिया। अब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा अपना। थर्ड सेकंड स्टेप क्या करेगा? अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा। पहले सबसे पहले न्यूक्लियस को लंबा करता है, उसको डिवाइड करता है, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेता है। जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो ये बीच से ब्रेक करके दो न्यू डॉटर सेल्स में बन जाता है। तो क्या करेगा? ये तीसरा डॉटर सेल्स बना देगा। तो इस टाइप से आप देखोगे कि अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। अब हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं लेशमेनिया की। लेशमेनिया भी क्या होता है? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी यूकैरियोटिक होता है, ये भी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। अब लिस्मेनिया के कारण ही क्या होता है? काला जार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर बोलते हैं। ठीक है, ये डिवाइड्स होता है लॉन्गिट्यूडनली। जैसे अमीबा में हमने देखा था ये इरेगुलर शेप होने के कारण कहीं से भी स्प्लिट हो रहा था, है ना। लेकिन ये जो है लेशमेनिया, ये जो स्प्लिट होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होगा, सीधा होगा। जैसे देखो आप ये पहला अमीबा देखो, यहाँ पे लेशमेनिया देख रहे हैं, ठीक है ना, ये है। फिर देखिए लंबा लंबा हो रहा है, यहाँ से आप देखो ये धीरे से यहाँ से ऐसे करके लंबा हो रहा है ना। और ये यहाँ से बीच से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये क्या होगा? ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा। ठीक है,
और क्या होता है ना, लेसमेनिया में एक फ्रैगिला पाया जाता है जिसको फूड को कैच करने में इसको मदद करता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड की, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं पैरामीशियम की। तो जो पैरामीशियम होता है ये भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसके बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सिलिया कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो डेट इज कॉल्ड सिलिया। ठीक है ना, यही क्या करता है, फूड को कैच करने में इसको मदद करता है। ठीक, इसमें क्या होता है ना, जैसे अमीबा में हमने देखा था कि वो कहीं से भी स्प्लिट हो रहा था। ठीक, जबकि लेसमेनिया का बात करें तो वो क्या हो रहा था, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा था, सीधा कट रहा था, है ना। जबकि अगर हम लोग पैरामीशियम की बात करें तो ये ट्रांसवर्स होगा, मतलब ये बीच से स्प्लिट हो जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हो, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस लंबा हुआ इस टाइप से, ठीक ना, तो ये क्या करेगा, बीच से डिवाइड हो जाएगा ना, बीच से डायरेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ये तीन अलग अलग टाइप का बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, बन तो रहा है दो ही, लेकिन अलग अलग। जहां हमने यहां बात किया था कि जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला हो गया इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, जिसमें आपने अमीबा को देखा स्प्लिट होते हुए, है ना, ये अमीबा कहीं से भी स्प्लिट हो रहा था, ये बाइनरी फ्यूजन में आ गया। दूसरा हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन, जो लेसमेनिया में होता है, जो कि सीधा सीधी हुआ, यहाँ पे आपने देखा ये सीधा सीधी ये डिवाइड हो गया। और थर्ड हमने पढ़ा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जो पैरामीशियम में था, जो इस टाइप से सीधा डिवाइड हो गया, है ना, ये वर्टिकली, ये लाइन वर्टिकली नहीं गया, ये हॉरिजेंटली डायरेक्ट डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो इस टाइप से बाइनरी फ्यूजन तीन टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन्स की। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन में। तो मल्टीपल फ्यूजन में हम लोग जानते हैं जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होता है, टूटता है। मेनी मेनी मतलब दो से ज्यादा होगा, ठीक ना। जब दो से ज्यादा टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, जब भी कभी मल्टीपल फ्यूजन होगा तो सबसे पहले काइस्ट बनता है। काइस्ट क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है किसी भी सेल, मतलब सेल के पास, जो उसको बचाता है। ये देखने को आपको मिलेगा प्लाज्मोडियम में, ठीक है ना, जो मलेरिया डिजीज का होता है, मलेरिया जिससे फैलता है उसमें। जैसे ये आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल से एक प्रोटेक्टिव वॉल इस टाइप से क्या होता है, बन जाता है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टिव वॉल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इस काइस्ट क्या करता है, इसको बचाता है। किससे बचाता है, अनफेवरेबल कंडीशन से। अगर अनफेवरेबल कंडीशन का हम लोग बात करें कि तो हो गया टेम्परेचर, वार्मथ, है ना, वार्मथ हो गया। अगर बात करें लैक ऑफ फूड, अगर इस सब चीज का कमी हो रहा है, लैक ऑफ फूड, वाटर, तो इससे प्रोटेक्ट करता है कौन, काइस्ट। काइस्ट क्या करता है कि जो ये सेल होता है इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिला, है ना, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अराइव, तो ये काइस्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और सारा डॉटर सेल जो होता है वो रिलीज हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस टाइप से आप देख रहे होगे, यह सिंगल सेल है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइस्ट। और कैसे काइस्ट ब्रेक होगा और ये सारा डॉटर सेल बाहर आ जाएगा और वो खुद क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन, मतलब एक सिंगल पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा, है ना, दो से ज्यादा ही होता है। दो से ज्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन को और अच्छे से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मोडियम का। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक मलेरियल पैरासाइट्स होता है। ठीक, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इस ये भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसका भी न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ओके, ये जो बिलोंग करता है प्रोटिस्टा ग्रुप से। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो 1000 डॉटर सेल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है मल्टीपल फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जैसे आप यहां देख रहे हो ना, ये 1000, एक बार में 1000 डॉटर सेल्स बनाता है। इसी प्लाज्मोडियम के कारण से हमें कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया बीमारी होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये अफेक्ट करता है हम लोग के लीवर को। मलेरिया जो है अफेक्ट करता है हम लोग के लीवर को। ओके, और अगर बात करें तो ये किस मॉस्किटो से होता है, तो ये एनोफेलिस नाम के मॉस्किटो से फैलता है, फीमेल एनोफेलिस नाम के मॉस्किटो से। तो आप यहां देख रहोगे, ये काइस्ट है ना, ये बाहर वाला ग्रोथ है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर वाला ये हो गया साइटोप्लाज्म। यहाँ देख रहे हो, ये काइस्ट क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर में अनफेवरेबल कंडीशन से। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये काइस्ट क्या होगा, ब्रेक होगा, और जितने भी डॉटर सेल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, और जितने भी डॉटर सेल है उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो एक बार में मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो 1000 डॉटर सेल्स को जन्म देता है। अब हम लोग बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग बात करें बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें दो गो डॉटर सेल बनते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, मेनी डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक, ये एक बार डिवाइड्स होता है, ये डिवाइड्स होता है रैपिडली, है ना, रिपीटेडली डिवाइड होता है, एक से दो, दो से तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे से बहुत सारा बन जाता है। तो ये बस एक बार डिवाइड होता है और ये रिपीटेडली डिवाइड्स होता जाता है।
इसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है साइमल्टेनियसली डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के अलग हो जाता है। आगे इसका कोई एक डिफिनिट पैटर्न होगा। अभी हमने अमीबा का देखा था ना कि एक डिफिनिट पैटर्न था, 3 तरह का पैटर्न्स बना रहे थे। पहला था इरेगुलर था, लेशमेनिया का यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था ना कि ये पैटर्न बनाएगा, है ना, ये इरेगुलर होगा, ये लॉन्गिट्यूडनली होगा, ये ट्रांसवर्स होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टीपल फिजन की, तो इसमें किसी भी तरह का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ गया अमीबा आपका, है ना, आप लेशमेनिया भी डाल सकते हो, और इसमें क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये जो है डिफरेंस हो गया किसके बीच, बाइनरी फिजन के बीच और मल्टीपल फिजन्स के बीच। अब बात करते हैं हम लोग बडिंग की। बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ये ईस्ट है, तो आप देख रहे हो ईस्ट भी ऐसे, इसके बॉडी में ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, बड, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है। और यही बड क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, उसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बडिंग बात कर रहे हैं किसकी, ईस्ट की। तो ईस्ट क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है, फंगाई होता है, ठीक है। और ये इसका इस्तेमाल हम लोग ईस्ट का करते हैं इथेनॉल बनाने में, ठीक है। ये इथेनॉल जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिस इथेनॉल का इस्तेमाल हम लोग गाड़ी में, पेट्रोल में भी करते हैं, पेट्रोल के रूप में। और ये एक एनारोबिक प्रोसेस होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये ईस्ट है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। बडिंग क्या होता है, जो बड के थ्रू हो, बड क्या होता है, जो बॉडी पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड। और बड के थ्रू जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बडिंग इन हाइड्रा। ईस्ट का हमने देख लिया, हाइड्रा का। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रा क्या होता है, मल्टी सेल्युलर एनिमल होता है, ओके। ये एनिमल होता है, हाइड्रा एक एनिमल होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। इसका जो साइज होता है 1 से लेकर 2 मीटर सेंटीमीटर लंबा होता है। ये एक्वाटिक होता है, डैट मीन्स ये पानी में पाया जाता है, हाइड्रा, ये जो आप देख रहे हो, ठीक। जब भी इसका बडिंग होगा इसमें, तो सबसे पहले इसका जो आउटर ग्रोथ है, जिसको हम लोग बड कहते हैं, वो डेवलप्ड होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर बॉडी सबसे पहले क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ बर्ड होता है, फिर ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, फिर इसका माउथ बनता है, और लास्ट में क्या बनता है, टेंटेकल्स बनता है। जैसे यहाँ से टेंटेकल्स बन जाएगा, ये पूछ, ये मूछ जैसा जो है ये टेंटेकल्स, तो ये क्या होगा, इसके बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग ही बोलते हैं। बडिंग किस में हो रहा है, ये हाइड्रा में हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट्स प्लांट होता है, वो 100 से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, है ना। ये स्पोर्स हुआ। वेन द स्पोर्स केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट, कहता है क्या, जब जब जो स्पोर ब्रस्ट करता है तो ये हवा में फैल जाता है, ठीक ना। जब ये हवा में फैलेगा और जब लैंड करेगा किसी फूड पे, और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, हवा से वो लैंड करेगा फूड पे, और उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बना लेगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया वार्मथ, है ना, टेम्परेचर, ये सब जैसे उसको मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, अच्छा सा फूड मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ ग्रो कर जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि फंगी में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस, है ना, और म्यूकर, इसमें आपको ये स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, तो ये आपको फर्न और मोजेस में देखने को मिलेगा। और ये फर्न या मोजेस जो है, ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल ब्रेड माउल्ड की, ठीक है, तो ब्रेड माउल्ड में जो क्या होता है ना, ब्रेड माउल्ड बना हुआ होता है किसका, एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। तो इस थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और एक पतले जैसा स्टेम होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रॉन्जिया। ये पतला जैसा जो स्टेम्स है यहाँ देख रहे हो फिगर में, ये क्या है, ये स्प्रॉन्जिया है, ठीक। और जब यही स्पोर ब्रस्ट करता है, देखा ना यहाँ पे ये स्पोर क्या कर रहा है, ब्रस्ट कर रहा है, तो ये हवा में फैलता है, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये क्या करेगा, वहां से न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन।
अब बात करेंगे हम लोग रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नया बन जाता है ना, फुल न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर मान लो जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हो प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया के बॉडी में अगर मान लेते हैं कट हो जाता है तो ये दो भाग में डिवाइड होता है, तो ये पूरा जो डिवाइड हुआ पार्ट है उससे एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है। ठीक है ना, तो इस उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मतलब पूरा का पूरा वो नया फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगर यहाँ तीन टुकड़ा भी होता तो ये क्या बनता, तीन नया ऑर्गेनिज्म बन जाता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। आपको रीजनरेशन ज्यादातर सिंपल एनिमल में देखने को मिलेगा। सिंपल एनिमल में जैसे हाइड्रा हो गया और प्लेनेरिया हो गया, जिसका आप पिक यहाँ देख रहे हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्लेनेरिया की, तो ये एक फ्लैट वॉर्म एनिमल होता है जो कि फ्रेश वाटर पाउंड में पाया जाता है। ओके, और जो स्ट्रीम होती है वहां की वो बहुत ज्यादा क्या होगी, स्लो होगी, स्लो मूविंग स्ट्रीम होगा। और प्लेनेरिया क्या होता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। हम लोग जानते हैं यूकैरियोट जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। और अगर इसकी किंगडम की बात करें तो ये एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है प्लेनेरिया। ओके, ये जो रीजनरेशन, अगर हम लोग बात करें कि जो रीजनरेशन होता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। आइए, जो रीजनरेशन प्लेनेरिया करता है उसको हम लोग एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझते हैं। यहाँ हम प्लेनेरिया को दो भागों में डिवाइड करते हैं इस तरह। आप देखोगे ये प्लेनेरिया दो भाग में डिवाइड होने के बाद ये किस तरह से अपने पूरे बॉडी को फिर से ग्रोथ कर लेता है। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन में। ये भी क्या होता है, एक सेक्सुअल मेथड होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ब्रेक कर जाता है पूरा बॉडी किसी भी सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, और उससे क्या होता है ना, एक दो या दो से ज्यादा टुकड़ा में क्या होगा, टूट जाएगा। और ये टूटता कब है, जब ये मैच्योर होता है। प्लेनेरिया में हमने कट किया था और ये मैच्योर होने के बाद क्या होगा, दो या दो से ज्यादा टुकड़ा में खुद टूट जाएगा और वहां से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे यहां पर आप पिक देखो, ये फ्रेगमेंटेशन का है कि ये पूरा, ये एक पूरा क्या हो गया, एक पूरा हो गया। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से बॉडी मैच्योर होने के बाद यहाँ से टूटा तो ये टूट करके दो नया बना लेगा। ठीक ना, तो मेन डिफरेंस यही है कि ये मैच्योर होने के बाद खुद ब्रेक हो जाता है। अगर हम लोग बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो ये आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा और सी एनिमोन्स में देखने को मिलेगा। ये स्पायरोगायरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पायरोगायरा पर आप देख रहे हो, ये बॉडी मैच्योर होने के बाद दो टुकड़े में टूट गया। अगर हम लोग बात करें स्पायरोगायरा की, तो जो स्पायरोगायरा होता है ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये आपको फ्रेश वाटर पॉन्ड में, रिवर में और स्लो मूविंग स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में मेन डिफरेंस क्या है, तो जो हम लोग जानते हैं फ्यूजन जो है ये यूनिसेल्युलर होता है, जबकि ये जो है आपका मल्टी सेल्युलर होता है। ओके, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आप फिजन देख रहे थे, फिजन जो हमने पढ़ा तो उसमें क्या था, यूनिसेल्युलर में हो रहा था, जबकि ये फ्रेगमेंटेशन जो है ये मल्टी सेल्युलर में होता है। ओके, और ये मैच्योर होने के बाद जैसे अमीबा टूट रहा था, ये भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये ओल्ड प्लांट से ही होता है। ओल्ड प्लांट से अगर स्टेम, रूट और लीव्स की बात करें तो उससे ये नया प्लांट क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा। ये जो रूट हुआ, स्टेम हुआ या लीव्स हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट। मतलब अगर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे फ्लावर या सीड के बजाय ओल्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, रूट या लीफ से कोई नया प्लांट जन्म लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ओके, तो जो नेचुरल हो गया उसमें आपका क्या होगा, स्टेम होगा, रूट होगा और लीफ होगा। ये तीन किस में आते हैं, नेचुरल में आते हैं। जबकि अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो इसमें लेयरिंग, क्राफ्टिंग, कटिंग और टिश्यू कल्चर आता है। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेम पे। अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो आपको ये पोटैटो में देखने को मिलेगा, है ना, पोटैटो ट्यूबर में। और ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर वो थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम होता है जहां पर फूड क्या होता है, स्टोर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। ओके, ट्यूबर भी दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं स्टेम ट्यूबर जिसका एग्जांपल पोटैटो होता है, एक होता है रूट ट्यूबर जिसका एग्जांपल स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग शकरकंद भी कहते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? स्टेम के थ्रू। जैसे आप यहाँ आलू देख रहे हो, ये स्टेम हुआ। अगर ये सब बात करें, ये क्या कहलाएगा? बर्ड, है ना। ये इसको जनरली आई भी बोल देते हैं हम लोग। यहीं से क्या होगा, एक नया प्लांट प्लांट निकल जाएगा। अगर मान लो किसी पोटैटो में ऐसा ऐसा बर्ड 20 है, ऐसे ऐसे 20 बर्ड है, अगर हम लोग क्या करें, इस 20 बर्ड को बाहर निकाल करके इसको मॉइस्ट सॉइल में डाल दे और फेवरेबल कंडीशन दे, तो उन 20 बर्ड से 20 नए प्लांट्स निकल जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करें लीफ के थ्रू, तो लीफ में जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये ब्रायोफाइलम का लीफ होता है ना। एक ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, उसमें जो लीव्स होते हैं उसके साइड मार्जिन पे क्या होता है? स्पेशल बर्ड्स पाए जाते हैं ना। ये बर्ड्स जो मार्जिन पे क्या पाया जाता है? बर्ड्स पाया जाता है। और ये अगर लीफ किसी प्लांट से निकल करके सॉइल में आता है और उस सॉइल को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो ये लीफ से क्या होगा? ये बर्ड उसको नया प्लांट में ग्रो करने में मदद कर देगा। तो इस तरह से जो न्यू प्लांट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? लीफ के थ्रू हो रहा है ना। तो अब हम लोग देख चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम से, लीफ से, और रूट में हो गया शकरकंद जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसके थ्रू भी ऐसे ही करके नया प्लांट ग्रो कर जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो हम लोग जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है ये एक मैन मेड मेथड है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या है? एक मैन मेड मेथड है जिसमें हम लोग एक प्लांट से जब बहुत सारा प्लांट्स को उगाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर हम लोग मेथड की बात करें तो इसमें जनरली 3 मेथड्स होते हैं। पहला कहलाता है कटिंग, दूसरा हो गया लेयरिंग और तीसरा हो गया ग्राफ्टिंग। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कटिंग की। कटिंग क्या होता है ना, कि एक स्मॉल पार्ट जो है किसी प्लांट से कट कर लिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। अगर ऐसा कटिंग का एग्जांपल की बात करें तो ये मैंगो में, गुआवा में, लीची में, लेमन में, रोज में, मनी प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पिक पे देख रहे हो कि हमने यहाँ क्या किया, एक कटिंग मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ रोज से एक काट करके इसको हटा लिया और इसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं जमीन पे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये कटिंग मेथड हो जाएगा, है ना। तो दूसरा बात करते हैं हम लोग किसकी? लेयरिंग की। तो लेयरिंग में क्या होता है ना, जैसे यहाँ प्लांट आप देख रहे हो, प्लांट के ब्रांच को हम लोग खींच करके लाते हैं और इसको जमीन में डाल देते हैं। ओके, और जो टिप्स होता है प्लांट का, इसको बाहर रखते हैं। जैसे कुछ दिन होता है तो यहाँ पर यहाँ से नया नया रूट निकल जाता है। जब ये रूट डेवलप्ड हो जाता है तो हम लोग इसको ब्रांच को यहाँ से फिर कट कर देते हैं। ओके, हम लोग ब्रांच को क्या करेंगे? यहाँ से फिर कट कर देंगे। जैसे यहाँ पर रूट कुछ दिन में डेवलप्ड हो जाएगा तो हम यहाँ से रूट को, मतलब ये प्लांट को कट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, जो ब्रांच होता है प्लांट को, उसको हम लोग पुल्ड करते हैं, खींचते हैं ग्राउंड में और उसको कवर्ड कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल से, और जो टिप होता है उसको बाहर रखते हैं। ओके, ये टिप को क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। कुछ दिन तक ये रहने के बाद जब इसमें से धीरे धीरे रूट्स डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग कट करते हैं स्टेम को दो अलग अलग प्लांट के, ठीक है। जैसे ये प्लांट है तो एक प्लांट ये हो गया, ओके, और एक प्लांट ये हो गया, तो ये दोनों प्लांट के स्टेम्स को हम लोग कट करेंगे। ये मान लो पहला वाला प्लांट का स्टेम हुआ, स्टेम 1, और ये क्या हो गया? स्टेम 2, दूसरे वाले प्लांट को, ठीक है। और ये जो स्टेम है सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले पार्ट में लगा देंगे, और जो पहले वाले पार्ट का स्टेम है उसको हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड वाले पार्ट में लगा देंगे। ओके, और इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो इससे जो नया प्लांट ग्रो करेगा, जो दोनों में नया प्लांट ग्रो करेगा, तो उसमें जो कैरेक्टर होगा वो पहले वाले प्लांट का और दूसरे वाले दोनों प्लांट का आ जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है उस पार्ट को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ओके, और जो ऊपर होता है, सूट वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग साइन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आता है कि हम लोग जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो हम लोग को डिजायरेबल फीचर्स का पेरेंट्स प्लांट से मिल जाएगा नया प्लांट। हम लोग जिस डिजायर का, जैसे आपने देखा होगा ब्लैक रोज,
तो ब्लैक रोज क्या होता है ना, ये ग्राफ्टिंग मेथड का ही इस्तेमाल करके व्हाइट वाला और पिंक वाला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक रोज बना देते हैं। तो जो डिजायरेबल फीचर्स का है उस टाइप का प्लांट मिल जाएगा। दूसरा, कटिंग या ग्राफ्टिंग जो होता है वो बहुत ही जल्दी फ्रूट्स देने लगता है। दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा बात कि ये है कि उतना ज्यादा हम लोग को अटेंशन इस प्लांट को देना नहीं पड़ता है इसके अर्ली ईयर्स में। ये तेजी से ग्रो कर जाता है एज कंपेयर टू द प्लांट फ्रॉम द सीड। अगर जो सीड के थ्रू हम लोग प्लांट लगाते हैं तो उस पर काफी अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन जो हम लोग ग्राफ्टिंग या कटिंग मेथड का इस्तेमाल करके या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करके उगाते हैं तो उतना ज्यादा हम लोग को उसको अटेंशन देना नहीं पड़ता है। चौथा बेनिफिट क्या होता है ना, कि इसमें जल्दी से जल्दी फ्रूट ग्रो करने लगता है ना। एक और जल्दी से जल्दी ग्रो करने लगता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही प्लांट से बहुत सारा प्लांट्स को बना सकते हैं। जैसे हमने भी आलू का एग्जांपल लिया था, तो आलू के बड से, एक बड से हम लोग कितना बड्स मतलब उसको रोप सके, बहुत सारा बना सकते हैं। तो एक प्लांट से हम लोग बहुत सारा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। पांचवा फायदा क्या है कि ये सीडलेस प्लांट होता है। जितना भी आप देख रहे हो, चाहे कटिंग हो, लेयरिंग हो, ग्राफ्टिंग हो, ये क्या है, सब सीडलेस है। तो बिना सीड के प्लांट उग जाता है। तो ये 5 बेनिफिट्स होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टिश्यू कल्चर की। तो हम लोग जानते हैं कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट के टिश्यू को रिमूव्ड किया जाता है ग्रोइंग प्लांट के टिप से। जैसे आप इमेजिन करो कोई लीफ है, उसके टिप से हम लोग क्या करेंगे, एक टिश्यू को रिमूव कर लेंगे। ओके, और इस टिश्यू को हम लोग एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में डाल देंगे। उस सुटेबल ग्रोथ मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें डाल देंगे और उससे क्या करेंगे ना, नया नया प्लांट उगाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो जो हम लोग प्लांट की टिश्यू को रिमूव किए थे प्लांट के टिप्स से, उसको सबसे पहले एक स्टाइल जेली में डालते हैं, जिस जेली में पहले से आपका न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है। उस टिश्यू मतलब पहले मान लो एक इस तरह से बीकर ले लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, इसमें पहले से प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ओके, ये पहले से इसमें प्रेजेंट है। हमने क्या किया, इस टिप को इसमें डाल दिया। ठीक है, जब इसमें हमने उस टिप को डालते हैं तो ये तेजी से सेल डिवीजन करता है। ओके, और क्या बनाता है, कैलस बनाता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जो आप टिश्यू को प्लांट के टिप से निकाले उसे स्ट्राइल जेली में डाल देंगे, जिस जेली में पहले से प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट है। वो क्या करेगा, तेजी से सेल डिवीजन करेगा और उसको कैलस बना देगा। ओके, अब इस कैलस को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जेली में डालेंगे। उस जेली में भी क्या होगा, प्लांट हार्मोन होगा, और प्लांट हार्मोन होगा जो इसको स्टिमुलेट करेगा, स्पीड कर देगा बनाने में, क्या चीज, रूट। ओके, इस तरह से कैलस से वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रूट में। जैसे पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे आप मान लो पहले बीकर में डाले, पहले बीकर में प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था। ठीक है, ये स्टेप 1 हुआ। आपने यहां से टिप को डाला तो यहां से तेजी से वो सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन होने के बाद ये क्या बना लिया, कैलस बना लिया। इस कैलस को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जेली में डाल देंगे। ठीक है ना, स्टेप 2 में, जिसमें पहले से फिर से प्लांट हार्मोन प्रेजेंट है ना। इसमें पहले से क्या है, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इस कैलस को रूट में बनने में मदद कर देगा। ओके, जैसे ये रूट्स बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से एक बीकर लेंगे, थर्ड स्टेप में भी क्या करेंगे, ये रूट वाले को निकालेंगे, फिर से एक नए जेली में डालेंगे। ठीक है ना, इस बार जो हार्मोन्स होगा वो पहले वाले हार्मोन से क्या होगा, डिफरेंट हार्मोन होगा। इसको जैसे हम लोग नेक्स्ट जेली में डालेंगे तो वो रूट से क्या डेवलप हो जाएगा, इसमें सूट हो जाएगा। ओके, तो ये रूट वाला पार्ट इसमें डालेंगे हम लोग, तो यहां से क्या बन जाएगा, प्लांट में अब सूट भी आ जाएगा। जब प्लांट में कैलस, रूट और सूट डेवलप्ड हो गया तो हम लोग चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इसको फिर से एक नए मतलब उसमें डालेंगे, मीडियम में डालेंगे। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, और जैसे जैसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डिवाइड होगा उसको हम लोग निकाल करके किसी पॉट्स में डाल देंगे। तो इस तरह से ये टिश्यू कल्चर होता है। अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू कल्चर से हम लोग किस तरह के प्लांट को उगाते हैं, ज्यादातर हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट को उगाते हैं, जैसे ऑर्चिड हो गया, डालिया हो गया, है ना। तो इस तरह से ये आपका पूरा वर्क करता है। अगर हम लोग ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले प्लांट के टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में एक प्लांट
हार्मोन्स या न्यूट्रिएंट वाले जेली मतलब जेली में डाल देते हैं, वहां से ये डेवलप्ड होता है कैलस। कैलस वाले को फिर हम लोग नेक्स्ट जेली मतलब कंटेनर में डालते हैं, जहां से पहले से प्लांट न्यूट्रिएंट या हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, वो इसको डेवलप्ड कर देता है रूट में। और रूट वाला को निकाल के हम लोग फिर से डाल देते हैं, जो कि इस बार डिफरेंट हार्मोन होता है, जिससे उसमें सूट निकल आते हैं। जैसे सूट निकल आने के बाद ये क्या होगा, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके पॉट में लगा देंगे, तो वहां से नया प्लांट निकल जाएगा। तो ऐसा सब बहुत सारा प्लांटलेट्स होता है, हम लोग क्या करेंगे, नए प्लांट में लगा देंगे पॉट में, तो वहां से नया प्लांट ग्रो हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है ना। दोनों का सेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। आगे ए सेक्सुअल वाला में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और फर्टिलाइजेशन दोनों होगा। आगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें डीएनए और उसके सेलुलर एपरेटस दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए और सेलुलर एपरेटस दोनों इन्वॉल्व होंगे, जिसके कारण से ये क्या करेगा, डाइवर्सिटी लाएगा कैरेक्टर में। जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसका कैरेक्टर अलग अलग टाइप का होगा। अगर मान लो कि एक पेरेंट्स मदर और फादर है तो उसमें दोनों के गुण आएंगे, दोनों के कैरेक्टर आएंगे। तो जो कैरेक्टर का वेरिएशन होगा या डाइवर्सिटी होगा वो क्यों होगा, क्योंकि डीएनए और सेलुलर एपरेटस दोनों इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे जो गैमेट्स है ये ड्राइव है दो, जो गैमेट्स होगा वो दोनों ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होगा, जिसके कारण जो कॉम्बिनेशन होने के कारण जो जीन बनेगा उसका भी कॉम्बिनेशन के कारण उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। आप इमेजिन करो कि अगर एक बॉय है और एक गर्ल है, बॉय अगर मान लो तमिलनाडु का है, ओके, और गर्ल जो है कश्मीर की है, तो जो बेबी उसके होंगे तो उसके अंदर वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, है ना, जो दोनों जगह सर्वाइव करने में क्या होगा, उसको हेल्प करेगा। तो इसी को कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ओके, तो जेनेटिक वेरिएशंस आएगा जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से खुद को ढाल लेगा। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन फेज में। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम इस फेज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्या होगा ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांसफर होगा किसका, गैमेट्स का। गैमेट्स का फॉर्मेशन और ट्रांसफर होगा प्री फर्टिलाइजेशन में। जबकि अगर फर्टिलाइजेशन फेज की बात करें तो इसमें फ्यूजन होगा, मेल होगा किसका, मेल और फीमेल का, दोनों मिलेंगे। और क्या होगा, साथ ही साथ ये जायगोट का फॉर्मेशन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होगा, जबकि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, जिसके जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा किसका, जायगोट का। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा, इम्ब्रायो बनेगा। ओके, और यही इम्ब्रायो आगे जाकर के एक नया ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इस तरह से उसके तीन फेज होते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों गैमेट्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो मेल गैमेट्स होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ये मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब उसको कहते हैं जो मूव करता है। मेल गैमेट्स मूव करता है, जबकि जो नॉन मतलब फीमेल गैमेट्स है ये मूव नहीं करता है। ओके, और ये साथ ही साथ क्या करेगा, लार्ज फूड मटेरियल को खुद में स्टोर करेगा। कौन सा, फीमेल गैमेट्स। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है किसके किसके बीच, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच। अब हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग जानते हैं कि वैसा प्लांट, ठीक है, जिसका सेक्स ऑर्गन क्या हो, फ्लावर के अंदर हो, वैसा प्लांट जिसका सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर हो और साथ ही साथ जो सीड हो वो इनक्लोज्ड हो, बंद हो, किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। फिर से, वैसा प्लांट जिसका सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर हो और साथ ही साथ जो सीड हो वो इनक्लोज्ड हो फ्रूट के अंदर, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स को हम लोग कॉमनली अगर नाम से कहें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें कि जो फंक्शन होता है फ्लावर का वो क्या होता है, तो जो मेन फंक्शन है फ्लावर का वो है बनाना क्या चीज, मेल और फीमेल गैमेट्स को। फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है,
मेल और फीमेल गैमेट को बनाना, और साथ ही साथ ये इंश्योर करना, आश्वस्त करना कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो। ओके, जिससे क्या हो, नया सीड बने, ताकि प्लांट्स का क्या हो पाए, रिप्रोडक्शन हो जाए। तो ये दो बेसिक फंक्शन है फ्लावर के। जिस पहला हो गया कि ये बनाता है मेल और फीमेल गैमेट्स, और दूसरा है कि ये इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन को, ताकि जो न्यू सीड्स है उसका फॉर्मेशन हो सके रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे कैसे होता है, किस किस स्टेप से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का या प्लांट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन प्लांट का क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, जो कि मेल गैमेट्स को बनाता है प्लांट में, और ये प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में। फिर से एक बार, जो प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, उसको स्टेमन बोलते हैं, जो कि बनाता है किसको, मेल गैमेट्स को, जो प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में। उसी तरह जो प्लांट है उसका फीमेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन कहलाता है कार्पेल। ओके, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, कार्पेल, जो बनाता है फीमेल गैमेट्स, जो बनाता है क्या, फीमेल गैमेट। जैसे ये मेल गैमेट बना रहा था, ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। ये प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में ना, स्टेमन पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स में। आगे बात करते हैं, जो मेल गैमेट्स है पॉलन ग्रेन का, ये फर्टाइल होता है फीमेल गैमेट्स जो प्रेजेंट है ओव्यूल में। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। जब ये फर्टाइल एग होता कहां पे है, ये ओव्यूल्स में फर्टाइल होते हैं, और जब ये फर्टाइल हो जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सीड्स बनाते हैं। और यही सीड्स फिर आगे मतलब उसका प्रोसेस होकर के इसका जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, जिससे कोई नया प्लांट ग्रो करेगा। अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का, उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, जिसका काम क्या है, मेल गैमेट्स को बनाना, जो कि प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में। उसी तरह प्लांट का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग कार्पेल कहते हैं, जिसका काम है फीमेल गैमेट्स बनाना, जो कि प्रेजेंट होता है ओव्यूल में। ठीक है, ये दोनों जो पॉलन ग्रेन हो गया और ये जो गैमेट्स हो गया ओव्यूल में प्रेजेंट, मतलब जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट में है, और जबकि जो फीमेल गैमेट है वो किस में, ओव्यूल में। ये दोनों फर्टाइल बनेगा, ये फर्टाइल होने के बाद कहाँ फर्टाइल होगा, ओव्यूल्स में, और जैसे ये फर्टाइल हुआ ये सीड्स का निर्माण करेगा, और यही सीड का जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, फिर नया प्लांट्स ग्रो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं मेन पार्ट फ्लावर की। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावर के 5 मेन पार्ट है। पहला है रिसेप्टेकल्स, ओके, दूसरा होता है सेपल्स, तीसरा पिटल्स, चौथा स्टेमन, और पांचवा कार्पेल। हम लोग एक एक करके इन पांचों पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग रिसेप्टेकल्स की। जो रिसेप्टेकल्स होता है ये बेस होता है फ्लावर के। ठीक है, ये जो आप ग्रीन वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये रिसेप्टेकल्स है। जो फ्लावर का बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। ये क्या करता है, ये जुटा हुआ होता है फ्लावर्स के साथ। ठीक है ना, तो जो बेस है फ्लावर का वो क्या कहलाता है, रिसेप्टेकल्स कहलाता है ना। ये क्या करता है, पूरे फ्लावर को एक साथ जोड़े रखता है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये है सेपल। ठीक है ना, ये ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होता है फ्लावर का, जो आउटर मोस्ट सर्कल पे निकला होता है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ, सेपल, ये सेपल कहलाता है। ठीक है, अगर इन सारे सेपल्स को हम लोग एक साथ रख लेते हैं तो इसी को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। एक कलेक्शन ऑफ सेपल, ये जो सेपल हो गया, एक दो दिख रहा है आपको, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर ये एक साथ लेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका मेन काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। जब फ्लावर इनिशियल स्टेज में होता है तो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, फॉर्म बनने में। फॉर्म मतलब ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इनिशियल स्टेज में, जब वो फॉर्म बनाता, बड बनाता है, तब ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे पेटल्स की। तो जो कलर का जो फ्लावर होता है उसका कलरफुल पार्ट, जैसे आप यहाँ येलो वाला देख रहे हो, ये सब जो येलो वाला पार्ट हो गया दैट इज सेपल, ये पेटल्स होता है। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ये सेपल के अंदर होता है, ये सेपल्स के अंदर होता है। ओके, अगर हम लोग सारे पेटल्स को एक साथ ले ले तो उसको कोरोला बोलते हैं। ये येलो वाला स्ट्रक्चर अगर एक साथ पूरा आ जाए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पूरा एक साथ ले लेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें पेटल्स के फंक्शन की तो इसका काम है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को, है ना, ताकि पोलिनेशन हो सके। अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, और दूसरा क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द फ्लावर में। ये काम हो गया किसका, पेटल्स का। ओके,
अगर हम लोग बात करें कार्प स्टेमन की, चौथे पार्ट स्टेमन की, तो जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। ओके, अगर हम लोग बात करें स्टेमन की, तो इसी के अंदर ये इस स्टेमन ही क्या करता है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन जो है ये स्टेमन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। और हम लोग बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं फिलामेंट और दूसरे को कहते हैं एंथर। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये है क्या, फिलामेंट, है ना। ये पतला जैसा जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है, या यहाँ पे ये वाला पार्ट कह लो, ये क्या है, फिलामेंट है। और ये जो ऊपर वाला पूरा गोल जैसा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, इसी एंथर में ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये वाला, ये कहलाता है पॉलन सेक, जिसके अंदर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। यहाँ पे जो है ये अंदर में पॉलन ग्रेन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कार्पेल की। कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। ओके, और हम लोग कार्पेल को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें कार्पेल की, तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवेरी। ये जो ऊपर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। ये जो है नेक के जैसा, अगर मान लो किसी फ्लास्क ले ले या सुराही ले ले, उसकी जो नेक होती है, ये नेक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाता है ओवियरी। ओके, ये कहलाता है ओवियरी। तो जो कार्पेल है वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवियरी। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये कार्पेल है उसका जो टॉप पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यही जो है स्टिग्मा, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है फ्रॉम द एंथर। जो हमने अभी स्टेमन के बारे में देखा था कि स्टेमन जो था, स्टेमन से जो एंथर, ये एंथर जो होता है इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो इसी पॉलन ग्रेन को ये स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है। ओके, और ये क्या होता है, ये स्टिकी होता है, ये चिपचिपा होता है, जिसके कारण से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसमें आके चिपक जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टाइल की। तो ये जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है कार्पेल का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्टिग्मा और ओवियरी को कनेक्ट करने वाला ट्यूब होता है ना। ये बीच वाला पार्ट जो है ये ऊपर का स्टिग्मा और नीचे के ओवियरी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं ओवियरी की। तो ये जो होता है ये स्वेलोन पार्ट होता है, मतलब फूला हुआ पार्ट होता है बॉटम पे कार्पेल के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवियरी बोलते हैं। यहीं पर ओव्यूल्स बनते हैं और स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनिसेलुलर सेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर की। तो वैसे फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा या सेक्स ऑर्गन में, या तो स्टेमन या तो कार्पेल, दोनों में से कोई एक होगा, तो उसको हम लोग यूनिसेक्स सेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में पपाया हो गया और वाटरमेलन हो गया, ये दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल है। मतलब या तो इसमें स्टेमन प्रेजेंट होगा या कार्पेल प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक। अगर कोई प्लांट में या फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, है ना, स्टेमन भी और कार्पेल भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसका हिबिस्कस और मस्टर्ड प्लांट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन अकर होता है, होता कब है, जो गैमेट्स होता है पॉलन ग्रेन का, वो ज्वाइन करता है, मिलता है किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ, जो कि प्रेजेंट होता है ओव्यूल में। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है ग्रेन में, वो ज्वाइन करता है फीमेल गैमेट्स जो कि प्रेजेंट होता है ओव्यूल से। इस दोनों के मिलने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें सीड की, तो जो सीड होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी फ्लावर का। इस सीड में क्या होता है ना, बेबी प्लांट्स होते हैं और फूड स्टोर होते हैं बेबी प्लांट के लिए। ओके, ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप्स इनटू शूट, कहता है प्लांट, बेबी प्लांट का वो पार्ट, सीड में जो बेबी प्लांट होता है उसका वो पार्ट जो डेवलप्ड होता है सूट में। ठीक है, विथ लीव्स इज कॉल्ड प्ल्यूमिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्ल्यूमिल। ठीक है, बेबी प्लांट का जो पार्ट जो सीड में रहता है प्रेजेंट, जो डेवलप्ड होकर के सूट बनता है लिप्स के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्ल्यूमिल बोलते हैं। और जो पार्ट डेवलप होकर रूट बनता है उस पार्ट को हम लोग रेडिकल बोलते हैं। ओके, तो बेबी प्लांट का वो पार्ट जो डेवलप्ड होके सूट बनता है लिप्स के साथ, उसको हम लोग प्यूमिल बोलेंगे। और जो डेवलप्ड होके रूट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन्स स्टोर्ड फूड, कहता है प्लांट का वो पार्ट, है ना, सीड का वो पार्ट जो
फूड को स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलोडन। ओके, सीड का वो पार्ट जो फूड को स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉटिलेडन बोलेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें जर्मिनेशन की, तो जर्मिनेशन क्या होता है, जो बिगिनिंग होता है ग्रोथ ऑफ सीड, सीड के ग्रोथ करने का जो शुरुआत होता है उसी को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जो पॉलिन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से, स्टैमन के एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर जब होकर के इस कार्पेल के स्टिग्मा में आता है, मतलब एंथर से निकलेगा और कार्पेल के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाएगा, तो उस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू कार्पेल, एंथर से कार्पेल तक जाने के प्रोसेस को ही, ये ट्रांसफर होने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे बी और बटरफ्लाई। ओके, विंड के थ्रू भी हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। तो पॉलिनेशन के ये एजेंट्स हो गए जिसके कारण ये पॉलिनेशन होता है। अगर हम लोग बात करें पॉलिनेशन के टाइप की, तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर कोई पॉलिन ग्रेन एंथर का उसी प्लांट के स्टिग्मा में जाके गिर जाए, जो प्लांट का फ्लावर था उसी से उसी में ही जाके गिरेगा, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर किसी एक प्लांट का फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकला और किसी दूसरे फ्लावर में जाकर के वो स्टिक हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के स्टेमन से कार्पेल पहुंचेगा, और जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो एक नया फ्लावर से, जैसे मान लो ये फ्लावर है, इससे दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और जो फ्लावर पहले से प्रेजेंट है उसी के स्टेमन से उसी के कार्पेल में अगर इंटर हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन।